हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में की अपने 3 वीडियो पहले पढ़ ली है, अब ये चौथी वीडियो, इसके अंदर अपन पूरी थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बड़े बड़े टॉपिक बचे हैं वो करेंगे अपन। तो पहला अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। अपन उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था, तो उस प्रथम नियम की कुछ सीमाएं हैं। प्रथम नियम की कुछ सीमाएं हैं जो आपने प्रथम नियम पढ़ा था, उसकी क्या कुछ सीमाएं हैं। वह सीमाएं आपके, इसकी पहली सीमा तो ये है कि देखो, उष्मागतिकी का नियम क्या कहता है। उष्मागतिकी का नियम कहता है उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना। तो इसके अंदर अपने पढ़ा डेल E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या डेल E इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये दो अपने फॉर्मूले इसके अंदर पढ़े थे। तो इस नियम के अनुसार यह तो पता चलता है कि है ना, कोई भी तंत्र है वो क्यू उष्मा अवशोषित करता है। कोई भी तंत्र जो क्यू उष्मा अवशोषित करता है और डब्ल्यू कार्य करता है ना। ये बात तो अपन इससे पता लगा लेते हैं उष्मागतिकी प्रथम नियम से। लेकिन इस नियम से अपन ये पता नहीं लगा सकते कि उष्मा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। उष्मा प्रवाह की दिशा पर नहीं पता लगा सकते हैं। उष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में अपने कोई जानकारी नहीं देता है। मतलब उष्मा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, कहां से किधर, उष्मा किधर से किधर की ओर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। बस ये जानकारी देता है कि अगर वो क्यू उष्मा अवशोषित करता है तो डब्ल्यू कार्य करता है। ठीक है। दूसरा है ना, दूसरा ये भी नहीं बताता है, ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम ये नहीं बताता है कि प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा। प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा। अब अस्वतः क्या है, इसकी अपन नेक्स्ट बात करते हैं। पहली कमी क्या है इसकी कि उष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता। दूसरा है कि ये नहीं बताता कि प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा। और तीसरा देखो, तीसरा कहता है कि है ना, तंत्र जो भी उष्मा अवशोषित करता है, ये क्या कहता है, तंत्र जो भी उष्मा अवशोषित करता है उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा ग्रहण की तो उसे रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इसमें परिवर्तित कर देता है। लेकिन ये नहीं बताता कि जितनी उष्मा अवशोषित की है, जितनी उष्मा अवशोषित की गई उस संपूर्ण उष्मा को कार्य में कैसे परिवर्तित करें। जितनी उष्मा अवशोषित की है उस संपूर्ण उष्मा को कार्य में कैसे परिवर्तित करें, इसके बारे में जानकारी नहीं देता। तो इसकी 3 कमियां थी। पहली कमी कि उष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता। दूसरा ये नहीं बताता कि प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा। और तीसरी कमी इसकी यह थी कि ये नहीं बताता कि जो पूरी उष्मा अवशोषित की जाती है उसको पूरा कार्य में कैसे बदले। अभी मैं इसको और आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा, इसके अंदर कैसा होता है, मतलब उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंदर इसकी और बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो इसकी कमियां थी, अगर आओ, 3 कमियां आपको लिखनी है। अब अपन बात करते हैं स्वतः और अस्वतः प्रक्रम की। वैसे तो नाम से पता चल रहा है स्वतः और अस्वतः प्रक्रम किसे कहते हैं। स्वतः प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। तो देखो ये क्या होता है, स्वतः प्रक्रम नाम से पता चल रहा है ऐसा प्रक्रम जो स्वतः होता है, उसे करने की जरूरत नहीं होती है। तो स्वतः प्रक्रम की परिभाषा क्या है, ऐसा प्रक्रम जो स्वयं होता है उसे स्वतः प्रक्रम कहते हैं। जैसे आपको पता है पानी कहां से किधर की ओर बहता है। पानी उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहता है, उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहता है। जैसे आप मकान के ऊपर आपके अगर टंकी है, टंकी भर जाती है तो टंकी का पानी आपको पता भरने के बाद में किधर नीचे बहता है। लेकिन आपको पता अगर आपको टंकी में पानी भरना है तो फिर आप मोटर के द्वारा पानी चढ़ाते हो। तो टंकी से पानी गिरना वो तो स्वतः प्रक्रम है, नीचे की ओर गिरना। लेकिन आपको नीचे से ऊपर अगर टंकी में पानी चढ़ाना है तो उसके लिए मोटर चलानी पड़ेगी, है ना। इसी तरह जैसे आपको मान लो हवा किधर से किधर बहती है, हवा ज्यादा क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहती है। उष्मा का प्रवाह किधर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ये प्रवाह स्वतः होता है, मतलब एक जगह ताप ज्यादा एक जगह ताप कम है तो उष्मा स्वतः उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित हो जाएगी। इसी तरह जैसा आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, मतलब ज्यादा से कम की ओर बहती है। तो ऐसे प्रक्रम जो स्वतः हो जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। इनमें किसी बाहरी काम करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि मान लो कि ये जैसे ये लोहे की छड़ मैंने इसको इधर गर्म कर रखा है, ये इधर से गर्म है, तो आपको पता है थोड़ी देर में ये गर्म है, यहाँ से गर्म अणु करते करते ये यहाँ तक आ जाएगी। ये पूरी छड़ ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, उष्मा का प्रवाह इधर से होकर इधर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो तो ये जो प्रक्रम हो रहा है, इन सभी प्रक्रम को अपन कौन सा कहेंगे, स्वतः प्रक्रम कहेंगे, जो स्वतः होते हैं। और अस्वतः प्रक्रम जो स्वतः नहीं होते हैं उन्हें अस्वतः प्रक्रम कहते हैं। जैसे वो पानी की मोटर वाले देख लो,
पानी आपको नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो फिर उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। आप क्या काम करोगे, आप वहां पर पानी की मोटर लगाओगे ताकि वहां से पानी नीचे से ऊपर टंकी में जा सके, इस तरह से। ठीक है, तो स्वतः स्वतः प्रक्रम समझ में आ गया। स्वतः प्रक्रम सिंपल सा एक लाइन में आंसर क्या है, ऐसे प्रक्रम जो स्वतः होता है स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। उदाहरण लिख देना, जैसे वायु का उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहना, ताप का उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहना, इस तरह से है। ये आपके हो गया स्वतः प्रक्रम। अब आपके हैं एक नियम है, सही ना, आपके एक नियम है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। तो देखो इस नियम, ये नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अंदर क्या होता है, अलग अलग कथन आते हैं। दो वैज्ञानिक थे, उनके कथन अपन को पढ़ना है। तो पहला जो वैज्ञानिक है ऊष्मा गतिकी का सेकेंड नियम है, वो है आपके क्लासियस। एक आपको कथन पढ़ना है क्लासियस का कथन, और दूसरा आपको पढ़ना है केल्विन और प्लांक का कथन। क्लासियस कथन क्या है, क्लासियस कहता है कि ऊष्मा का उच्च निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्वतः प्रयोग मतलब स्वतः परिवर्तन नहीं हो सकता। एक मैं तो लिख देता हूं, फिर और बताता हूं। ऊष्मा का निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में, निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में स्वतः प्रवाह नहीं हो सकता। क्लासियस का कथन क्या है, क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा का निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर, निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह नहीं हो सकता है। मतलब जो ऊष्मा है निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर स्वतः नहीं जा सकती है। स्वतः का मतलब जैसे अपन ने अभी बात की स्वतः प्रक्रम के अंदर की उच्च क्षेत्र के अंदर ऊष्मा है, तो उच्च क्षेत्र से किधर जाएगी, निम्न क्षेत्र की ओर जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में जाओ, तो फिर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मान लो, ये मार्कर है, इधर इसका ताप क्या है, इधर ऊष्मा है नहीं है, इधर ऊष्मा है। अगर आप चाहते हो कि ये ऊष्मा इधर से, तो इधर जैसे है ना, ये लोहे की छड़ है, ठीक है, इधर ऊष्मा है, तो आपको पता हो ऊष्मा है, तो ये इधर कण इधर बहते बहते पूरी गर्म हो जाएगी। आप चाहते हो कि इधर से ऊष्मा इधर प्रवाहित हो, इधर से ऊष्मा इधर प्रवाहित हो, तो फिर क्या करोगे, आप इधर गर्म करोगे, आप इसे ऊर्जा दोगे, फिर यहाँ से अणु गर्म होंगे और गति करते करते इधर आएंगे। तो यही कथन है कि क्लासियस का कथन है कि निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर स्वतः नहीं आ सकते, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये कथन बस ध्यान रख लेना कि ऊष्मा का निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह नहीं हो सकता। दूसरा है आपके कथन है केल्विन तथा प्लांक का कथन। तो केल्विन तथा प्लांक कहते हैं कि किसी भी आप किसी भी वस्तु को कितनी भी ऊष्मा दो, वो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में नहीं बदली जा सकती। ऊष्मा का कुछ ना कुछ भाग उत्सर्जित हो जाता है। जितनी ऊष्मा तंत्र अवशोषित करता है, उस ऊष्मा को वो कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाता। इधर सुनना, कहने का मतलब ये है कि कोई भी तंत्र, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। कोई भी तंत्र है, अगर ये क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है, कितनी ऊष्मा अवशोषित की, क्यू ऊष्मा अवशोषित की, तो ये संपूर्ण, ये जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है ना, इसको पूरा कार्य में बदल सकता है। ये जितनी भी ऊष्मा अवशोषित करेगा, केवल उसका डब्ल्यू भाग ही कार्य में बदलेगा, मतलब केल्विन तथा प्लांक का नियम ये कहता है कि कोई भी तंत्र, आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है, आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है जो जितनी ऊष्मा अवशोषित करती है उस संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल सके। ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है जो जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है उसको कार्य में बदल सके। इसको ऐसे समझना, जैसा आपकी बाइक है, बाइक के अंदर आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल फिर वो इंजन में जाकर जलता है और आपकी बाइक गति करती है। तो अपन कहते हैं कि बाइक जो चलती है पेट्रोल डालने से चलती है। तो आप जितना पेट्रोल डालते हो, क्या बाइक उतना चलती है क्या? आप देखना, जब आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाकर आप रखते हो, तो इंजन के हाथ लगाना, इंजन के हाथ लगाओगे तो आप देखोगे वो गर्म हो रहा है, वो इंजन जो होगा वो गर्म हो रहा है। अब वो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि उस इंजन से कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो यही नियम ये केल्विन तथा प्लांक कह रहे हैं
कि सारी ऊर्जा, सारी जो उष्मा ग्रहण करता वो पेट्रोल आप पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, जिसके जलने से वो जितनी उष्मा अवशोषित कर रहा था, मान लो कि उष्मा अवशोषित कर रहा था, तो वह सारी की उष्मा को वो डब्ल्यू कार्य में नहीं बदल पा रहा था। कुछ ना कुछ उष्मा थी वो वातावरण में रिलीज हो रही थी। क्यों हो रही थी? आपने इंजन का हाथ लगाकर देखा होगा, वो गर्म होता है। तो गर्म किस कारण होता है? गर्म इसी कारण होता है कि कुछ ना कुछ जो उष्मा होती है, जो उष्मा अवशोषित की जाती है, वो कुछ तो कार्य में बदल जाती है, कुछ तो कार्य में बदल जाती है। कार्य में क्या हो गया? मतलब आपकी गाड़ी चलती उससे, कार्य का मतलब आपकी गाड़ी को क्या करी? गति करी, चल रही है। और कुछ उष्मा क्या होती है? वातावरण में रिलीज हो जाती है। आप इंजन का हाथ लगाकर चेक कर लेना, गर्म होगा। पर गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उष्मा अवशोषित की है ना, उसका कुछ भाग तो ये हो रहा है, कार्य बदल रहा है, और कुछ भाग क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। कुछ भाग क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। तो ये दो नियम है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पहला नियम तो क्या कहता है? इसके अंदर पहला नियम क्लासियस का नियम ये कहता है कि उष्मा निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। दूसरा केल्विन तथा प्लांक का नियम ये कहता है कि भैया आप चाहे ऐसा, अभी तक ऐसा कोई तंत्र नहीं बना है जो जितनी उष्मा अवशोषित कर उतना ही कार्य कर सके। कुछ ना कुछ उष्मा का लॉस तो हो ही जाता है, ये नियम कहता है। अभी तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना। अब अपन पढ़ेंगे कार्नोट चक्र। अब अपन पढ़ते हैं आपके कार्नोट चक्र, जिसे इंग्लिश में कार्नोट चक्र भी बोलते हैं। कार्नोट चक्र है ना, इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े सवाल में आने की इसके चांसेस ज्यादा है। तो देखो ये क्या होता है कार्नोट चक्र। तो अभी अपन ने बात की थी कि ऐसा कोई इंजन बनाना संभव नहीं है जो जितनी भी उष्मा अवशोषित करे उसको कार्य बदल सके। तो एक वैज्ञानिक थे, कार्नो वैज्ञानिक, उन्होंने ऐसे इंजन बनाने की कोशिश की जिसमें जितनी उष्मा अवशोषित करे उस उष्मा को क्या करे, लगभग उसके जितना भी उष्मा अवशोषित करे उस उष्मा को लगभग कार्य बदला जा सके। ऐसा इंजन बनाने की कोशिश की किसने? वैज्ञानिक कार्नो ने। और इन्हीं के इस प्रकरण को क्या कहते हैं? कार्नोट चक्र कहते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि कार्नो वैज्ञानिक ने एक ऐसे इंजन बनाने की कोशिश की, कल्पना की, जिसमें संपूर्ण उष्मा को अवशोषित की गई संपूर्ण उष्मा को अवशोषित की गई संपूर्ण उष्मा यानी क्यू तो किसमें बदला जा सके, कि अधिकांश भाग को किसमें बदला जा सके? कार्य में बदला जा सके। उसके लिए ये कार्नोट चक्र है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? कार्नोट चक्र के अंदर क्या होता है? 4 प्रोसेस होते हैं। कार्नोट चक्र के अंदर क्या होता है कि ये जो कार्नोट चक्र कंप्लीट होता है 4 प्रक्रियाओं में होता है। समतापी प्रसार, दूसरा होता है आपके रुद्धोष्म प्रसार, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा होता है आपके समतापी संपीड़न, समतापी संपीड़न, और चौथा आता है आपके रुद्धोष्म संपीड़न। आपके जो कार्नोट चक्र है उसके अंदर ये 4 प्रोसेस होते हैं। मतलब कार्नोट चक्र पूरा कितने 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न में। इनमें क्या होता है? आपके पास में जैसे एक दाब और आयतन के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। इसके अंदर ऐसे थ्योरी लिखने की चीज है कि एक पिस्टन लेते हैं जिसके अंदर 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है, जिसको स्रोत पर रखते हैं। स्रोत से वो Q2 उष्मा ग्रहण करता है और T2 ताप, जिसका ताप T2 होता है। ये सब चीजें मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो है ना कि जो कार्नोट चक्र होता है, कार्नोट चक्र के अंदर 4 प्रसार होते हैं, मतलब 4 प्रक्रम होते हैं। समतापी, रुद्धोष्म, समतापी, रुद्धोष्म है ना। इनमें क्या करते हैं अपन? कार्नोट चक्र में दाब और आयतन के बीच में से वक्र खींचते हैं। दाब और आयतन के बीच में से वक्र खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? समतापी प्रसार होता है। मान लो ये बिंदु, कोई आपकी जो गैस थी या पिस्टन था, इंजन था, वो किस पर है? ए बिंदु पर है। ए पर है ना। जो दाब है वो P1 है तथा दाब क्या P1 है और आयतन कितना यहाँ पर V1 है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका क्या होता है? समतापी प्रसार होता है। प्रसार यानी फैलना। तो ये फैलती है, ये बिंदु ए से इधर चली जाती है आपकी बी पर। कहां पर? बी पर। और यहाँ पर जो प्रसार होता है तो इसके कारण क्या होता है कि इसका जो दाब होता है वो P2 हो जाता है और आयतन होता है वो V2 हो जाता है, ठीक है। इधर दाब कितना था? P1, आयतन V1, दाब P2 हो गया, V2 हो गया। और क्योंकि है ना ये कौन सा प्रक्रम? ए से बी, जो प्रक्रम ए से बी गया, यहाँ पर कौन सा प्रसार हुआ? समतापी प्रसार हुआ। तो ताप स्थिर रहेगा। तो पहले अपन मान लेते इसका जो ताप है ए का वो है T2। ताप कितना है? T2 ताप है। अच्छा, ताप T2 के क्यों लिया? T1 भी तो ले सकते थे। तो यहाँ पर क्या होता है? जो आपको जो इंजन होता है उसको उस इंजन को 2 चीजों के बीच में रखा जाता है। जैसे मान लो ये आपका इंजन है, ठीक है। इसे एक रखा जाता है स्रोत और एक रखा जाता है सिंक के बीच में। ये आपकी क्या इंजन है ना। मान लो ये आपकी क्या इंजन है। इंजन को रखा जाता है स्रोत और सिंक के बीच में। जो स्रोत होता है ना, स्रोत क्या होता है? जो इंजन होता है स्रोत से उष्मा ग्रहण करता है। इंजन को उष्मा कहां से मिलती है? स्रोत से मिलती है।
तो स्रोत का क्या होता है, स्रोत का जो ताप होता है T2 होता है। स्रोत का ताप क्या होता है, T2 होता है। इंजन इस स्रोत से उष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। और जो ये इंजन है उष्मा अवशोषित कर ली, कितनी भी उष्मा अवशोषित करो उसको क्या करेगा, कार्य में बदल देगा। और जो शेष उष्मा होगी कार्य बदले बाद में जो शेष उष्मा होगी वो किस में चली जाएगी, सिंक में चली जाएगी। और जो सिंक का ताप होता है वो T1 होता है। ध्यान रखना, स्रोत का ताप हमेशा ज्यादा होता है सिंक के ताप से। स्रोत का ताप हमेशा ज्यादा होता है सिंक के ताप से। तो स्रोत और सिंक क्या है, स्रोत वो है इंजन जिससे उष्मा अवशोषित करता है। सिंक क्या है, जिसमें इंजन कार्य करने के बाद में शेष उष्मा को उत्सर्जित करता है। इंजन शेष उष्मा कहां पर उत्सर्जित करता है, सिंक के अंदर करता है। इंजन उष्मा अवशोषित कहां से करता है, स्रोत से करता है। स्रोत का ताप क्या होता है, T2 होता है। और सिंक का ताप क्या होता है, T1 होता है। तो जब प्रक्रम अपन स्टार्ट करते हैं कार्नोट चक्र का, तो ऐसा करते हैं अपन, ऐसा कहते हैं कि जो इंजन है वो किस पर रखा हुआ, स्रोत पर रखा हुआ। मतलब ये बिंदु ए है ना, इस पर क्या है, इस पर ये कहा जाता है कि ये जो आपके इंजन है इसको स्रोत पर रखा गया है। स्रोत पर रखा गया मतलब T2 स्रोत पर रखा गया। तब ये इंजन क्या करेगा, इंजन Q2 उष्मा अवशोषित करेगा। उष्मा भाई स्रोत पर रखा गया, इसको तो ये क्या करेगा, उष्मा अवशोषित करेगा। जब इस इंजन को आप इस स्रोत पर रखोगे तो इससे क्या ग्रहण करेगा, उष्मा अवशोषित करेगा। और जो उष्मा अवशोषित करा उसको अपन अभी Q2 बोलेंगे ना, अभी ये ध्यान रख लेना। तो ये T2 क्या है, T2 किसका ताप है, स्रोत का ताप है। अब दूसरा क्या है, ए से बी तक समझ में आ गया। यहाँ पर पूरा पे क्या रहेगा, यहाँ ए से लेकर बी तक ताप क्या रहेगा, T2 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रसार कौन सा हो रहा है, समतापी यानी ताप समान रहेगा। ए से बी पर ताप क्या रहेगा, T2 रहेगा। दूसरा क्या आपके रुद्धोष्म प्रसार, तो रुद्धोष्म प्रसार ए से यहाँ कहां पर आ जाता है आपके बी में, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका आयतन चेंज होता है, दाब चेंज होता है। आयतन आपके दाब आपके P3 हो जाता है और आयतन आपके V3 हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि बी से सी कौन सा प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार है। रुद्धोष्म प्रसार के अंदर आपको पता होना चाहिए उष्मा नियत रहती है, Q बराबर 0 होता है, लेकिन ताप बदलता है। तो यहाँ पर ताप कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ ताप, यहाँ से यहाँ ताप T1 हो जाता है। कितना हो जाता है, T1 हो जाता है। बी से सी में ताप कितना हो जाता है, T1 हो जाता है। फिर ताप T1 क्यों, क्या पता चल गया, क्योंकि ये कौन सा प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार के अंदर ताप मतलब उष्मा अवशोषित उष्मा नियत रहती है, Q बराबर 0 रहता है रुद्धोष्म प्रसार में, ठीक है। फिर क्या होता है, तीसरा आपकी क्या, समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न, अब गैस जो फैल रही थी अब क्या होगी, एक पास में आएगी। तो मान लो ये यहाँ पर आती है इस तरह से, ये आपकी बिंदु डी पर आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, समतापी संपीड़न हो रहा है। तो देखो दाब और आयतन में तो चेंज हो गया। समतापी संपीड़न हो रहा है मतलब गैस पहले दूर दूर थी और वो पास में आ रही है, तो उसका दाब में भी परिवर्तन होगा और उसका आयतन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर दाब P4 मान लो और आयतन V4 मान लो, ठीक है। और ये कौन सा प्रसार, कौन सा संपीड़न है, समतापी संपीड़न। कौन सा, समतापी। समतापी में ताप स्थिर रहेगा, तो यहाँ पर ताप कितना रहेगा, T1। क्योंकि क्यों ताप T1, क्योंकि समतापी संपीड़न, समतापी यानी ताप समान। और फिर रुद्धोष्म संपीड़न के अंदर क्या होगा, वो डी से अपनी ए स्थिति में वापस आ जाएगा, डी से अपनी ए स्थिति में वापस आ जाएगा, ठीक है। डी से स्थिति में क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो देखो P4 से इसका आयतन कितना हो जाएगा, P1 V1 हो जाएगा। और ताप यहाँ पर T1 था, अब यहाँ पर वापस क्या हो गया, देखो ये T2 हो जाएगा। मतलब जब इस बिंदु पर पहुंचेगा तो ताप कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले T2 है। तो 4 प्रोसेस हुए यहाँ पर, ये समझना। फिर जो इसकी थ्योरी वो डेरिवेशन वो करेंगे। समतापी प्रसार ए से बी, रुद्धोष्म प्रसार बी से सी, समतापी संपीड़न सी से डी और रुद्धोष्म संपीड़न डी से ए। मेन क्या ध्यान रखना, आयतन तो सब, आयतन और दाब तो चेंज होगा, P1 V1 P2 V2 ये 4 तक है ना। बस ताप इधर ध्यान रखना, ताप कहां पर चेंज नहीं हो रहा, समतापी प्रसार में और समतापी संपीड़न में ताप चेंज नहीं होगा, बाकी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ताप कितना है, T2 और यहाँ पर कितना है, T1 है। ये आपको ये ध्यान रखना थोड़ा सा वक्र। अब करते हैं इसके अंदर जो समतापी प्रसार के अंदर डेरिवेशन, वो कैसे करेंगे। अब पहला प्रक्रम अपना कौन सा था, समतापी प्रसार। तो समतापी प्रसार में भी आपने देखा कि जो जो तंत्र था आपके, इंजन था, उसको आपने किस पर रखा, स्रोत पर रखा। इंजन को स्रोत पर रखा, तो इंजन क्या करेगा, स्रोत से क्या करेगा, उष्मा अवशोषित करेगा। उष्मा अवशोषित को, उष्मा को अपन क्यों लिखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर स्रोत का ताप T2 होता है, स्रोत का ताप क्या होता है, T2 होता है। तो अपन इंजन जो उष्मा अवशोषित कर रहा है उसको Q2 लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो, आप Q1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ताप T2 लिख रखा है, इसलिए उष्मा भी, उष्मा अवशोषित उष्मा भी कितनी लिखोगे, अवशोषित
उष्मा वो कितनी है, Q2 है। ठीक है, तो ये आपकी हो गया। तो उष्मा अवशोषित करने के कितनी कर रहा है, Q2 उष्मा अवशोषित कर रहा है, और Q2 उष्मा अवशोषित करने के कारण ये W1 कार्य कर रहा है, W1 कार्य करता है। समतापी प्रसार के अंदर ये होगा, समतापी प्रसार के अंदर क्या होगा, आप इंजन को स्रोत पर रखोगे तो उससे Q2 उष्मा अवशोषित करेगा, और Q2 उष्मा अवशोषित करेगा तो कितना कार्य करेगा, W1 कार्य करेगा। देखो कार्य तो चारों प्रक्रम के अंदर करेगा, है ना। तो समतापी प्रसार में कितना कार्य करेगा, W1 कार्य करेगा, क्योंकि प्रसार कौन सा है, समतापी प्रसार है। समतापी प्रसार में आपको पता है dt कितना होता है, 0। dt का मतलब ताप परिवर्तन 0 होता है। ताप परिवर्तन का मतलब क्या था, ताप परिवर्तन का मतलब ये होता है कि तंत्र जितनी उष्मा अवशोषित करता है ना, उतनी क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। जितनी उष्मा अवशोषित करता है उतनी उत्सर्जित कर देता है। मतलब समतापी प्रसार के अंदर ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, शून्य। ऊर्जा परिवर्तन को अपन डेल इसे लिखते हैं। ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। समतापी प्रसार के अंदर ताप स्थिर रहता है। ताप स्थिर रहने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर उष्मा में परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तंत्र जितनी उष्मा अवशोषित करता है उतनी उत्सर्जित कर देता है ना। तो यह है समतापी प्रसार के अंदर। अब देखो समतापी प्रसार के अंदर अपन डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो समतापी प्रसार के अंदर आप ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या, डेल E इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, मैंने अभी बताया यहाँ पर Q को अपन क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, और W को क्या लिखेंगे, W1 लिखेंगे। अभी अपन ने बात की कि समतापी प्रसार में डेल E कितना है, शून्य यानी 0। ध्यान रखना, जब भी समतापी प्रसार हो जाए ना, समतापी प्रसार के लिए डेल E का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां से आप देखो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W1। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस W1, क्योंकि ये तो 0 हो गया। Q2 इधर आएगा तो ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो Q2 इक्वल टू माइनस के W1। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया कि W इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV। W क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV। ठीक है, W बराबर क्या होता है, PdV। अब आप ये जानते हो अदर केस समीकरण द्वारा कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अगर n इक्वल टू 1 हो तो PV इक्वल टू कितना होगा, RT। तो यहां से P इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, RT अपॉन V। P इक्वल टू क्या लिख सकते हो, RT अपॉन V। अब इस P का मान मैं यहां पर रखूंगा। तो देखो W इक्वल टू इंटीग्रेशन RT अपॉन V और dV। अब देखो यहाँ पर समतापी प्रसार के अंदर आयतन में परिवर्तन होता है ना, अपन ऐसे बनाए थे। देखो सब पहला वक्र इस तरह से बनाया था। यहाँ पर दाब P1 था, आयतन V1 था, दाब P2 था, आयतन V2 था। तो आयतन में कितना परिवर्तन था, V1 से V2। आयतन कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2। आयतन में V1 से V2 परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, V1 से V2। V1 से आयतन V2 जा रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो इसका आप समाकलन करोगे तो RT इजिकल टू ln V2 अपॉन V1 आएगा। इसका समाकलन क्या आएगा, RT ln V2 अपॉन V1, है ना। ये आप ध्यान रख लेना, बायो वाले बाइक मैथमेटिक्स वालों को पता है ln V2 अपॉन V1 आएगा। और यहाँ पर एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एक और चीज कि यहाँ पर जो ताप है, यहाँ पर ताप वो कितना होगा, T1 होगा या T2 होगा। अपन ने बात की थी यहाँ पर ताप कितना है, T2 है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, T2 लिखोगे। ये जो कार्य है वो कौन सा कार्य है, W1 कार्य। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, W1 लिखोगे। पहली इक्वेशन तो आपकी ये आएगी, ये है। ठीक है, इसके अंदर W1 क्योंकि माइनस में है ना, तो ये किसके अंदर आएगा, आपके माइनस के अंदर आएगा। माइनस W1 इक्वल टू, देखो ना यहाँ पर W1 माइनस के अंदर, कार्य माइनस के अंदर, तो W इक्वल टू R T2 ln V2 अपॉन V1। ये पहली इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। W1 ये आ गया तो Q2 भी यही है ना, ध्यान रखना। Q2 भी क्या होगा, R T2 ln V2 अपॉन V1 है। तो ये समझ में आ गया आपको। पहली ऊष्मागतिकी की समीकरण लिखनी है। दूसरा आपको क्या करना है कि समतापी परिक्रम में डेल E 0 होता है, 0 कर दिया तो Q2 इक्वल टू W1 के बराबर आया। W बराबर क्या था, इंटीग्रेशन PdV। फिर यहाँ से आखिर के समीकरण PV इक्वल टू nRT, n इक्वल टू 1 मोल लेना है। तो PV इक्वल टू RT, तो P इक्वल टू RT अपॉन V। ये मान आप यहाँ पर रख दो। और आयतन में परिवर्तन कहां से कहां हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है, तो V1 से V2। ठीक है, और फिर इसका समाकलन करेंगे तो R T2 ln V2 अपॉन V1 आएगा। तो माइनस W1 इक्वल टू R T2 ln V2 अपॉन V1, क्योंकि यहाँ पर कार्य किसमें, देखो माइनस में है, इसलिए आ गया। ये क्वेश्चन पहली हुई और समतापी प्रसार हुआ। अब अपन को क्या करना है, रुद्धोष्म में प्रसार करना है। ये इक्वेशन ध्यान रखना। अभी चारों को अपन को कार्नोट चक्र में टोटल काम है ना वो निकालना है अपन को।
आपने क्या निकाल लिया, W1 निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाला, W1 निकाला। दूसरा है आपके रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार के अंदर क्या होता है, एक तो आपको पता है ताप चेंज होगा, T2 से कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। और रुद्धोष्म प्रसार किसे कहते हैं, जिसके अंदर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, Q इक्वल टू कितना होता है, 0। रुद्धोष्म प्रसार के अंदर Q इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखो, डेल E इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है, Q प्लस W। अब देखो रुद्धोष्म प्रसारण के लिए Q तो 0 है, यहाँ पर लिख लो डेल E इक्वल टू 0, Q की जगह 0, और W यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा प्रक्रम है। इसके बाद में जब अपन कौन सा करेंगे, समतापी संपीड़न, तो वहां पर W3, और रुद्धोष्म संपीड़न करेंगे W4 हो जाएगा। तो डेल E इक्वल टू कितना आ गया, W2, ठीक, ये आ गया। अब आपको यह भी पता है कि CV इक्वल टू क्या होता है, डेल E अपॉन डेल T होता है। हाँ सर, ये कहां से आया, तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, डेल E अपॉन डेल T। एक बार पेज पलटो, देखो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, डेल E अपॉन डेल T, ये होती है। अब ये मान, तो यहां से डेल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV डेल T। डेल E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CV डेल T। ये कहां से आया, तो ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। पेज पलट के देख लो, स्थिर दाब पे भी करवाई, स्थिर आयतन पे भी करवाई। अगर स्थिर दाब होता है तो यहाँ पर डेल H आ जाता, डेल H अपॉन डेल T, ठीक है। तो डेल E का मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू डेल E का, ये डेल E बराबर ही ना, ये देखो ये दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, CV डेल T। डेल T का मतलब क्या है कि ताप में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो देखो पहले अपना वक्र ऐसे बना था, फिर वक्र ऐसे बना था, यहाँ पर ताप T2 था और यहाँ पर ताप T1 हो गया। तो ताप में कितना परिवर्तन हुआ, T2 से कितना हो गया, T1 हो गया। तो डेल T की जगह आप क्या लिखोगे, डेल T की जगह आप लिखोगे ताप T1 माइनस T2, क्या लिखोगे, T1 माइनस T2, ताप क्या लिखोगे आप, T1 माइनस T2, ठीक है। ये आपके हो गया रुद्धोष्म प्रसार। तो ये आपके रुद्धोष्म प्रसार इस तरह से करना, रुद्धोष्म प्रसार में Q क्या होता है, 0 होता है। अब अपन करते हैं तीसरा है आपके, तीसरा क्या होता, समतापी, यहां पर ही करें ना, समतापी संपीड़न, मतलब पहले तो गैस का प्रसार हुआ, अब गैस वापिस सिकुड़ेगी, है ना, समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न, तो समतापी संपीड़न में अब आपको इसे करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा करोगे डेरिवेशन, नहीं। W1 कितना आया, W1 कितना आया था, माइनस W1 करके आपके R T2 ln V2 अपन V1 आया था। W1 कितना आया था, माइनस W R T2 ln V2 अपन V1 आया था। तो अब आपको समतापी संपीड़न में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ पर W1 है, W1 ये तो प्रथम प्रक्रम में था, समतापी प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार में कितना आया था, W2। तब समतापी संपीड़न में कितना लिखोगे, W3, कितना लिखोगे, W3। और क्योंकि माइनस है तो आप यहाँ पर बोलिए माइनस लिख दो, माइनस, ठीक है। R ताप चेंज करना, T2 की जगह आपको T1 करना है ln, और V2 की जगह V4, V1 की जगह V3 करना है, बस ये करना है। बाकी आप डेरिवेशन करना चाहिए तो पूरा कर लो, कोई टेंशन वाला नहीं। जैसे अपना समतापी प्रसार में कहता है वैसे ही करना, तो ये ही आएगा आपको। क्योंकि देखो इसके अंदर ताप कितना हो रहा है, T1 हो रहा है, ताप कितना हो रहा है, T1 हो रहा है ना। समतापी संपीड़न तो ताप स्थिर है, इसलिए ताप T1 है। और आयतन कहां से कहां चेंज होगा, देखो इस तरह से वक्र बना था आपके, वापिस बता देता हूं, इस तरह से अपन ने ये बात कर ली थी समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार। अब अपन करें संपीड़न। संपीड़न के अंदर आपको पता है यहाँ पर ताप T2, यहाँ पर T1, यहाँ पर T1 था, इसलिए यहाँ पर ताप T1 लिखा, और यहाँ पर आयतन V3, यहाँ पर आयतन कितना V4 था, चित्र के अंदर देखो, इसलिए डायरेक्ट लिखा है। ये आपके समतापी संपीड़न हो गया। और चौथा क्या आपके, चौथा क्या है, रुद्धोष्म। चौथा क्या है, रुद्धोष्म संपीड़न। ये कहीं आपका आएगा रुद्धोष्म संपीड़न। तो रुद्धोष्म संपीड़न के अंदर क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न के अंदर आपके जो कार्य होगा W4, वो कितना होगा, इसके अनुसार लिखना है CV। और यहां पर क्या होगा आपके, यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, CV T2 माइनस T1 होगा, CV T2 माइनस T1 होगा। यहाँ पर तो T1 माइनस T2, लेकिन यहाँ पर CV T2 माइनस T1 होगा। कैसे होगा वो भी चलो देख लो। ये मतलब आपको ये वक्र बनाना जरूरी है इस तरह से, A B C D, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, रुद्धोष्म संपीड़न की। अपन यहाँ पर D पर आ गए, C से D पर आ गए, यहाँ पर आए थे V1 V2 V3 V4, ठीक है।
अभी अपने बात की यहाँ पर ताप T2, यहाँ पर T1, यहाँ पर T1 और यहाँ पर कितना था T2 था। ठीक है, ताप कितना हो गया T2 हो गया। अब देखो देखना डी से अपन कहां पर जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं। डी से अपन यहाँ पर जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं। तो ए पर ताप कितना है T2, ए पर ताप कितना T2, डी पर कितना है T1 है, डी पर कितना है T1 है, डी पर कितना है T1 है, इसीलिए। तो ये आपके हो गया क्या, चारों प्रोसेस हो गई आपके। ठीक है, ये आपके चारों प्रोसेस है सर। रुद्धोष्म प्रसार समतापी संपीड़न चारों निकालिए। अब आपको निकालना है टोटल कार्य। अपन ने W1 निकाल लिया, W1, W2 निकाल लिया, W3 निकाल लिया, W4 निकाल लिया। अब आपको टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़ दो, चारों को जोड़ दो। तो कुल कार्य में यहां पर लिख रहा हूं, कुल कार्य कानु चक्र में किया गया कुल कार्य। ठीक है, आपको भी देखो ऐसे ही करना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 कितना आया, W1 देखो माइनस में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, W इक्वल टू W1 माइनस में, तो मैं इसको माइनस R T1 ln V2 अपॉन V1 लिखूंगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि W1 माइनस में है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर W2 कितना है, ये CV T1 माइनस T2, तो मैं इसको लिख रहा हूं प्लस CV T1 माइनस T2। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, W2 को मिटा दिया। W3 कितना है, माइनस में है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस R T1 ln V4 अपॉन V3। ठीक है, और फिर अपन को चौथा क्या लिखना है, W4 क्या है, प्लस CV T2 माइनस T1। ठीक है, यह आपको हो गया कुल कार्य। अब देखो क्या हो रहा है, R इजिकल टू R माइनस R T1 ln V4 अपॉन V1 एज इट इज है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, इस चीज से माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां से, ये हो जाएगा CV T2 माइनस T1। समझ में आया क्या गया, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और T2 किसका हो जाएगा प्लस का, T1 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको इस तरह से और देख लो, इस माइनस को आपके अंदर गुणा करा दो, इस माइनस को आप अंदर गुणा करा दो, माइनस T2 हो जाएगा, माइनस T2 हो जाएगा और प्लस T1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये तो माइनस कॉमन लेते तो इस तरह से होता है, और माइनस R T1 ln V4 अपॉन V3 प्लस C1 CV T2 माइनस T1। इस तरह से माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि ये और ये कट जाए। देखो CV T2 माइनस T1, CV T2 माइनस T1, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, W माइनस R T1 ln V4 अपॉन V1 और माइनस R, सॉरी यहाँ पर T2 है, सॉरी T2 R T1 ln V4 अपॉन V3। ठीक है, यहाँ पर T2 था, गलती हो गई माइनस। अब देखो क्या होता है कि रुद्धोष, यहाँ पर क्या होता है, रुद्धोष में प्रक्रम होता है और आदर्श गैस है, तो ऐसे आपके एक नियम लगता है T V की पावर गामा माइनस 1, ऐसे करते हैं। तो अपने क्या एक नियम, मतलब एक चीज बनकर आती है, यहाँ से आप शॉर्ट याद कर लेना कि V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4 होता है। आप क्या ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे कि V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4 होता है। किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए। आदर्श गैसों के लिए क्या होता है, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे देखो एक चीज होगी, यहां पर देखो माइनस R T2 ln, अरे यहाँ पूरे गलत लिखे, आई एम सॉरी, यहाँ पर देखो R T2 W1 की जगह यहाँ पर क्या है 2 अपॉन 1 है ना, वो शायद तक वहां पर लिख रखा था, उसकी वजह से गलती कर दी। ध्यान रखना W1 कितना होगा, W1 में T2 होगा और V2 अपॉन V1, V2 अपॉन 1, V2 अपॉन 1, ये सब सही था ना, यहाँ पर गलती थी। तो R T2 ln V2 अपॉन V1 और ये माइनस चल रहा माइनस R T1 ln, देखो यहाँ पर क्या है V4 अपॉन V3 है, V4 अपॉन V3 है, V4 अपॉन V3 है। अपन ने यहाँ पर V3 अपॉन V4 लिखा ना, अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मतलब V3 को ऊपर और V4 को नीचे लाएंगे। और जब लॉग के अंदर ऐसे चेंज कर दे ln के अंदर, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, आपके माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और अगर बाई चांस यहाँ पर प्लस होता तो क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है,
ये चिन्ह प्लस क्यों हो गया समझ गए, क्योंकि यहाँ पर चेंज किया, देखो V3 ऊपर चला गया, V3 ऊपर चला गया, V4 नीचे आ गया और इसलिए चिन्ह चेंज हो गया। अब देखो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस R T1 ln V3 अपॉन V4 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं इस समीकरण से, V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। V3 अपॉन V4 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। तो अब देखो कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे R कॉमन आ रहा है, ln V2 अपॉन V1 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे देखो माइनस R ln V2 अपॉन ln V2 अपॉन V1 कॉमन, और क्या बचा देखो यहाँ पर T2 बचा, यहाँ पर T1 बचा, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस तो कॉमन लिया, तो यहाँ पर T2 माइनस T1, ये आपकी क्या है टोटल वर्क आया। ये इंपॉर्टेंट आपके, ये आपकी क्या आया, W इजिकल टू माइनस R ln V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1 माइनस आया। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो देखो ये आपके हो गया कार्नोट चक्र, यहाँ तक कि अगर आपका हो तो कार्नोट चक्र के अंदर करना है। अगर आप इसको बुक के अंदर देखोगे या नोट्स के अंदर देखोगे तो बहुत सारी चीजें लिख रही है, थ्योरी भी बहुत ज्यादा लिख रही है, डेरिवेशन को भी बड़ा बड़े करके लिख रहा है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़ा नंबर का, वो क्या एक अकेला क्वेश्चन नहीं आता, इसके अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े। इसके अंदर जैसे आपको एक कार्नोट चक्र दे देगा, दूसरा आपको ऊष्माधारिता में संबंध दे देगा, तीसरा आपको मान लो जूल थॉमसन का प्रभाव दे देगा, चौथा आपको मान लो गिब्स ऊर्जा दे देगा, इतना बड़ा आता है। इसलिए आपको शॉर्ट तरीके में करना है। आप चाहे तो अगर आपको बड़ा चाहिए, थ्योरी चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा थ्योरी के लिए, वो ज्यादा लिखी हुई है, पर इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपके टाइम भी आपको कम मिलने वाला, 1.5 घंटा है ना। तो W कितना आ गया, माइनस R ln V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1 आ गया, ठीक है। ये आपके आ गया। अब अपन निकालने जा रहे हैं कार्नो इंजन की दक्षता, है ना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है। लास्ट है कार्नो इंजन की दक्षता, और ये टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है। वैसे आप इसके नोट्स देखोगे तो मैंने इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो पहले पेज पे लिख रखे, पेज नंबर 1 पर लिख रखे, ये टॉपिक इंपोर्टेंट, आपको वही पढ़ना है ना। अब आपके कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता, देखो कार्नो इंजन की दक्षता को नीटा से दर्शाते, किसे दर्शाते, नीटा। तो कार्नो इंजन की दक्षता नीटा किसे कहते हैं, नीटा बराबर होती है W अपॉन Q। नीटा बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। मतलब कार्नो इंजन की दक्षता किसे कहते हैं, मतलब अवशोषित की गई उष्मा तथा उस उष्मा से किए गए कार्य का अनुपात क्या कहलाता है, आपके कार्नो इंजन की दक्षता कहलाता है। अभी अपन ने बात की कि जो स्रोत, जो आपके इंजन होगा वो क्या करेगा, उष्मा अवशोषित करेगा, क्यों उष्मा अवशोषित करेगा और कितना कार्य करेगा, W कार्य करेगा। तो किया गया कार्य और अवशोषित की गई उष्मा का अनुपात क्या कहलाता है, आपके कार्नो इंजन की दक्षता कहलाता है। परिभाषा क्या लिखोगे कि किए गए कार्य, कार्नो चक्र द्वारा, कार्नो इंजन द्वारा किए गए कार्य तथा अवशोषित की गई उष्मा का अनुपात क्या कहलाता है, नीटा कहलाता है। W मतलब क्या है, किया गया कार्य, ठीक है, क्या है, किया गया कार्य, अपॉन अवशोषित, Q मतलब अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा, Q आपकी क्या है, अवशोषित उष्मा है, ठीक है। तो अब ये भी अपन निकालते, कैसे निकालते हैं, देखो कितना कार्य किया कार्नो इंजन ने, कितना कार्य किया, इतना कार्य किया, माइनस R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1, ये काम किया। W इक्वल टू माइनस R ln V2 अपॉन V1 T1 माइनस T2, ये काम किया। और कितनी उष्मा अवशोषित की, अच्छा बताओ उष्मा कितनी अवशोषित की इसने, उष्मा इसने एक बार अवशोषित की, कब, समतापी प्रसार के अंदर। देखो इसने उष्मा अवशोषित की थी, जिसको अपन ने Q2 लिखा, भाई इसने कितनी उष्मा अवशोषित की, फटाफट देखो कितनी उष्मा अवशोषित की, मैं बता रहा हूँ इसने Q2 उष्मा अवशोषित की। मैंने आपको शुरू के अंदर ही बताया कि जब समतापी प्रसार होता है तो जो आपके इंजन है उसको किस पर रखेंगे, स्रोत पर रखेंगे, स्रोत पर रखेंगे तो कितनी उष्मा ग्रहण करेगा, Q2 उष्मा ग्रहण करेगा, कितनी, Q2 उष्मा। और Q2 का मान कितना आया आपको पता, मैंने इसलिए लिखा था Q2 इक्वल टू माइनस W1, इस तरह से लिखा था। समतापी प्रसार के अंदर देखो Q2 इक्वल टू कितना है, माइनस W1 आया। आप चाहे तो यहाँ पर भी Q2 लिख सकते हो, है ना। Q2 इक्वल टू माइनस W1 आया था, तो W1 कितना आया था, W1 कितना आया था, W1 कितना आया था, वो कभी यहाँ पर लिखना, W1 आपका आया था R T1 ln V2 अपॉन V1। W1 अभी देख लो, W1 कितना आया था माइनस के अंदर, R T1 ln V2 अपॉन V1 आया था। फटाफट चेक करो समतापी प्रसार के अंदर ये आया था। इससे देखो क्या कट रहा है, अच्छा माइनस के अंदर आया था ना, ये माइनस लगेगा, W माइनस में माइनस लगेगा। तो देखो
आर से आर कट गया, ln से ln कट गया, क्या बचा यहाँ पर, ये चीज तो काम की नहीं है, क्या बचा आपके T2 माइनस T1 अपॉन यहाँ पर क्या T1 बचा, क्या बचा T1 बचा, आर से आर कट गया, ln V2 अपॉन V2 से ये कट गया, आपके बचा, तो ये नीटा ना, नीटा चल रहा है, नीटा, या आप इसको ऐसे लिख लो W अपॉन Q2 बराबर नीटा, नीटा मतलब दक्षता चल रही है ना, ये हो गया। अब देखो इसका जो ये मान आएगा ना, ये वाला मान, ये हमेशा एक से छोटा आएगा, है T2 माइनस T1 अपॉन T1 का मान हमेशा एक से छोटा आएगा। कैसे आएगा, मान लो एक चीज तो आपको ये पता है ना, स्रोत का ताप कितना होता है T2, सिंक का ताप कितना होता है T1। मैंने आपको बताया स्रोत का ताप हमेशा ज्यादा होता है सिंक के ताप से। T2 किसका ताप है, स्रोत का, T1 किसका ताप है, सिंक का ताप है, और स्रोत का ताप हमेशा ज्यादा होता है T1 से। तो मान लो T2 की कोई भी वैल्यू आप मन में सोच लो, मान लो आपने सोची 10, T2 कितना है 10, T1 कितना है, T1 आपने मान लिया 5 है, T1 कितना है 5 है, ये 5। अब देखो T2 कितना है 10 है, T1 कितना है 5 है, इसके अंदर रखकर देखो T2 कितना है 10 माइनस माइनस T1 कितना माना आपने 5 माना, ये 5 अपॉन T1 कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, अच्छा यहाँ पर ताप T2 होगा यार, ये ताप T2, सॉरी यहाँ पर ताप T2 होगा, ताप कितना होगा T2, थोड़ी गलती ज्यादा हो रही है, यहाँ पर ताप कितना होगा T2 होगा, है ना, देख लेना W1 इक्वल टू ऐसे लिखा था अपने माइनस R T2 ln V2 अपॉन V1 आया था, है ना, ये स्टेप है जी T2, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, कितना 10, है ना, तो ये आएगा आपकी 5/10, और 5 में 10 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, और ये 0.5 है वो किससे, 1 से छोटा है, 0.5 क्या है, 1 से छोटा है, इसलिए ये जितने भी ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, W अपॉन Q2 लेस देन 1, तो ये Q2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो W बराबर W लेस देन क्या आएगा, Q2 आएगा, W लेस देन Q2 आएगा, W लेस देन Q2। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो किए के कार्य से क्या ज्यादा है, जो ऊष्मा आप अवशोषित कर रहा है वो इंजन, वो किससे ज्यादा है, कार्य से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जितनी ऊष्मा आप अवशोषित कर रहे हो वो सारी ऊष्मा कार्य में नहीं बदल रही, उसका कुछ भाग उत्सर्जित हो रहा है, और वो उत्सर्जित भाग कहां पर जा रहा है, सिंक के अंदर जा रहा है, कहां पर जा रहा है, सिंक के अंदर जा रहा है। ये डेरिवेशन प्रूव करता है कि उस स्रोत या इंजन जितनी भी ऊष्मा अवशोषित करता है वो संपूर्ण कार्य में नहीं बदलती है, उसका कुछ ना कुछ भाग उत्सर्जित हो जाता है, यह समीकरण आपको प्रूव करती है। तो अब जाकर आपकी कार्नोट चक्र कंप्लीट हो गया पूरा। तो एग्जाम के अंदर आवे तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है, थ्योरी के लिए आप कम भी लिखोगे तो चलेगा, और इंजन की दक्षता तक करना है, इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस देख लो। अब अपन करते हैं एंट्रोपी वाला टॉपिक, एंट्रोपी। देखो इससे सवाल आना आपके कंफर्म है, एंट्रोपी से क्या पूछा जाता है, एंट्रोपी किसे कहते हैं, या एंट्रोपी प्रयोजन किसे कहते हैं, प्लस एंट्रोपी का भौतिक महत्व तो पूछा जाता है, या एंट्रोपी का भौतिक सार्थकता किसे कहता है, ये पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन है जो इससे आने वाले फिक्स है, एक तो इसका भौतिक महत्व है और एक इसकी परिभाषा। तो एंट्रोपी की सिंपल सी परिभाषा तो क्या है, एंट्रोपी की सिंपल सी परिभाषा है कि एंट्रोपी का मतलब होता है जो भी आपके पास में निकाय सिस्टम है उसकी अव्यवस्था की माप। एंट्रोपी का सिंपल सा मतलब होता है अव्यवस्था की माप। अवस्था की माप को अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। मतलब आपके पास में जो भी निकाय उसके अंदर अणुओं में अवस्था कितनी है उसकी जो माप होती है वही क्या कहलाती है, आपके एंट्रोपी कहलाती है। जैसे देखना ठोस, द्रव और गैस है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी तो आप क्या बताओगे, देखो ठोस के अंदर जो अणु होता है आपको पता पास में होता है, ठोस का अणु क्या होते हैं, पास में होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के चिपके होते हैं ठोस में। द्रव में क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं ऐसे, और गैस के अंदर तो अणु बहुत दूर होते हैं, गैस के अंदर अणु बहुत दूर होते हैं। तो अगर आपसे इनसे पूछे कि एंट्रोपी किस में ज्यादा, तो आप देखकर कह दो कि गैस की एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर अणु की जो अवस्था होती है वो ज्यादा होती है, अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं, हर कहीं फैले होते हैं। द्रव में गैस से कम होती है, थोड़े पास में होते हैं, लेकिन सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है, ठोस की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अणु बहुत पास में होते हैं, इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो एंट्रोपी का सिंपल सा मतलब है किसी निकाय की अव्यवस्था की माप, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप, डिस्कवर ऑफ डिसऑर्डर का माप, डिसऑर्डर का जो माप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी की परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठोसों की एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैसों की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। अब आप क्या आता है, एंट्रोपी या एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन,
एंट्रोपी परिवर्तन को ds से दर्शा दो या del s से दर्शा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, इसकी एक सिंपल सी परिभाषा एंट्रोपी परिवर्तन की। एंट्रोपी परिवर्तन को अपन दर्शाते हैं ds है ना, ds या del s। ds इक्वल टू एंट्रोपी परिवर्तन की परिभाषा, सुनना परिभाषा। एंट्रोपी परिवर्तन की परिभाषा है कि किसी तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, किसी तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा उत्कर्षणीय प्रकार से, यहाँ पर जो प्रक्रम होना चाहिए एंट्रोपी के लिए वो कौन सा होना चाहिए, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल है ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो किसी तंत्र के द्वारा या किसी निकाय के द्वारा की गई अवशोषित की गई ऊष्मा, अवशोषित की गई ऊष्मा dq तथा जिस ताप को ऊष्मा अवशोषित की जाती है वह मान लो T ताप, तो अनुपात क्या कहलाता है, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। वापिस सुनो परिभाषा, परिभाषा क्या है कि किसी तंत्र के द्वारा उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित की गई ऊष्मा, अवशोषित की गई ऊष्मा तथा वह ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की जाती, वह ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की जाती का अनुपात क्या कहलाता है, ds यानी एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है ना। यहाँ पर मैं इसको सही लिख रहा हूं, dq अपॉन t, और dq में यहाँ पर rev रिवर्स लिख रहा हूँ, रिवर्स यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी परिवर्तन की एक बार वापिस परिभाषा, वह मतलब तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा dq तथा वह ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की जाती है t का अनुपात, इनका अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्मा परिवर्तन कहलाता है। और इसको आप इस तरह से भी दर्शा सकते हो, डेल एस को अपन ds भी लिख सकते हैं, ये होता है आपके sb माइनस s है इजिकल टू q रिवर्स अपॉन t, है ना। इसका एंथैल्पी में परिवर्तन आपको, ये क्या इसका गणितीय रूप है, गणितीय रूप, ये दोनों इसके क्या गणितीय रूप है एंट्रोपी परिवर्तन क्या है। तो एंट्रोपी किसे कहते हैं, पहले एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी किसे कहते हैं, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी परिवर्तन आएगा तो अवशोषित ऊष्मा तथा वह ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की जाती का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। डेल एस इजिकल टू ds इजिकल टू dq रिवर्स अपॉन t, और ये करना है। तो ये आपके एंट्रोपी हो गया। और एंट्रोपी ध्यान रखना कौन सा फलन है, अवस्था फलन है। ये कौन सा फलन है, अवस्था फलन है। मतलब ये के कार्य पर निर्भर नहीं करता, ये प्रारंभिक और अंतिम निर्भर करता है। जिनमें डेल एस निकलता है उसका मतलब क्या है, वो अवस्था फलन है, ठीक है। और ये एक मात्रात्मक फलन है, कौन सा फलन है, मात्रात्मक, मतलब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपकी जूल पर डिग्री, जूल पर डिग्री, जूल पर डिग्री इसका मात्रक होता है, ठीक है। ये एक मात्रक ध्यान रख लेना। एंट्रोपी का मात्रक क्या होता है, जूल पर डिग्री, ठीक है। एंट्रोपी का मात्रक क्या आपके, जूल पर डिग्री। तो ये आपके हो गया एंट्रोपी किसे कहते हैं, भौतिक एंट्रोपी परिवर्तन हो गया। अब आपके क्वेश्चन आता है एंट्रोपी का भौतिक महत्व, एंट्रोपी का भौतिक महत्व है। भौतिक महत्व या महत्व की जगह सार्थकता भी लिखा आता है ना। तो देखो एंट्रोपी का भौतिक महत्व या सार्थकता क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपको बताना एंट्रोपी कैसे बढ़ती है। महत्व का मतलब है बताना कि आपको एंट्रोपी कैसे बढ़ती है। तो देखो मैं आपको कुछ प्रकरण बता रहा हूं, उसके अंदर बताना। मान लो विलियन किससे बनता है, विलियन किससे बनता है, विलियन, विलियन आपको पता है विलय प्लस विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलय तथा विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे आपके पास में पानी है और पानी के अंदर आप नमक घोल जाते हो तो वो एक विलियन बन जाता है ना। तो वहां पर जो पानी है वो तो क्या आपके विलायक है, और जो नमक है वो क्या विलय है ना। तो क्या होता है कि जैसे पानी था, पानी के अंदर पानी था, उसके अंदर अगर आप नमक के अणु घोलते हो, नमक घोलते हो, तो इसमें अवस्था बढ़ती है नहीं बढ़ती है भाई। जैसे अगर पहले पानी ही था लेकिन अब उसके अंदर आपने और एक्स्ट्रा चीज क्या मिला दी, नमक मिला दी, तो उस विलियन में अवस्था बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, नमक के अणु की अवस्था बढ़ेगी। तो पहला ये है कि विलय को विलायक में घोलने पर, पहले इसके पॉइंट में क्या लिखोगे भौतिक महत्व में, कि विलय को विलायक में घोलने पर विलियन की एंट्रोपी बढ़ती है, विलियन की एंट्रोपी बढ़ती है। दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर मतलब ताप देने पर एंट्रोपी बढ़ती है। ताप देने पर, ताप बढ़ाने पर या देने पर एंट्रोपी बढ़ती है। ताप देने पर एंट्रोपी बढ़ती है मतलब इस तरह से है। मतलब मान लो कि ये है, ये आपके पास में लोहे की छड़ है, अगर आप उसको गर्म करोगे, इधर से आपने गर्म किया, तो गर्म करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर अणु, गर्म अणु इधर से इधर की ओर गति करेंगे, जिससे पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। पहले छड़ एकदम स्थिर थी, शीतल ठंडी थी, लेकिन जैसे आप इसे ताप दे रहे हो, गर्म हो रहा है,
तो अणु इधर से इधर की ओर गति करे, तो अवस्था बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? पहले अवस्था नहीं थी, लेकिन अब अणु इधर से इधर गति करने लगे तो अवस्था बढ़ेगी। और इसी तरह आपकी मान लो तीसरा है, जैसे आप ठोस को द्रव, द्रव को गैस में बदलते हो तो भी एंट्रोपी बढ़ती है भाई। ठोस को द्रव और द्रव को गैस में बदलते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? जैसे ठोस बर्फ है, बर्फ के अंदर अणु पास में, ठीक है, उसके अंदर अवस्था कम है, उसको आप थोड़ा सा गर्म करोगे, किस में बदल जाएगा? द्रव में, पानी में बदल जाएगा। तो पानी के अंदर अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर पानी को आप और गर्म कर दो तो भाप बन जाएगी, और भाप के अंदर तो अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो वो गैस बन जाएगी और एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लेना भौतिक महत्व के अंदर। तो सवाल क्या आता है आपको पता? आपके सवाल आता है कि एंट्रोपी किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो और इसके भौतिक महत्व को समझो। हर साल आता है, हर साल बार बार आया है ये वाला सवाल, एंट्रोपी वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अब अपन करते हैं आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन। आदर्श गैस का समतापी प्रसार होता है, उसके अंदर एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा? तो देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी होता है और क्यू माइनस डब्ल्यू भी होता है ना। यह प्लस माइनस का पता मैंने बता दिया आपको। जब तंत्र कार्य करता है तो माइनस आता है, और तंत्र पर कार्य किया जाता है तो प्लस आता है। यहाँ पर आप क्या ले लो? माइनस ले लो। आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन में आप क्या ले लो? माइनस ले लो, है ना। यहाँ पर आपको माइनस लेना, बाकी सबके अंदर प्लस ले रहे थे। और क्योंकि कौन सा प्रकार है? समतापी है। समतापी के अंदर अपन ने अभी कार्नोट चक्र में भी क्या था? डेल इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर आपके कितना आएगा? डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अभी अपन ने कार्नोट चक्र के अंदर पढ़ा था। कार्नोट चक्र इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? कार्नोट चक्र के अंदर, कार्नोट चक्र क्या कहता है कि कार्नोट चक्र के अंदर डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू आया था, W1 बोल दो या W1 कर दो, RT ln V2/V1 आया था। RT ln V2/V1 ये किसके अंदर आया था? कार्नोट चक्र के अंदर। यहाँ पर T2 आता है, लेकिन अभी T2 को हटा दो। तो W इक्वल टू कितना आया कार्नोट चक्र के अंदर? W इक्वल टू RT ln V2/V1, ये यहाँ पर लिख दो। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके? RT ln V2/V1, ठीक है। और अपन किसकी बात कर रहे हैं? एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर Q रिवर्स लिख दो। क्या लिख दो? Q रिवर्स लिख दो। क्या लिख दो? Q रिवर्स लिख दो, क्योंकि एंट्रोपी के अंदर अपन Q रिवर्स लिख रहे हैं। तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि डेल एस इक्वल टू क्या होगा? Q रिवर्स अपॉन T, Q रिवर्स अपॉन T। बस ये मान यहाँ पर रख दो। Q रिवर्स का मान कितना आया? RT ln V2/V1 अपॉन टाप कितना? T। क्या होगा? T से T कट जाएगा, आपके क्या बचेगा? R ln V2/V1। और ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग को लॉग में चेंज कर दो तो R 2.30 R log V2/V1, और ये डेल एस। देखो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक बार आपके पूछा हुआ है कि आदर्श गैस के समतापी प्रसार में हुए एंट्रोपी परिवर्तन को समझो। तो ये समीकरण आती है। वैसे ज्यादातर क्या होता है, इन समीकरणों का यूज होता है न्यूमेरिकल में, लेकिन आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सवाल नहीं आते, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया आपके आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी। देखो उष्माधारिता आपका आता है, उष्माधारिता और एंट्रोपी में संबंध, उष्माधारिता और एंट्रोपी में संबंध। उष्माधारिता और एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी। अभी अपन बात करेंगे एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी का मतलब डेल एस, और उष्माधारिता दो प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ी सीवी और सीपी, इनमें संबंध अभी ये करेंगे ना। तो इससे पहले आप एक समझो कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ना, उनके लिए अपन है ना जो सीपी और सीवी होते हैं, सीवी इक्वल टू क्या होता है? सीवी इक्वल टू होता है, सीवी इक्वल टू जानेंगे ना, डी क्यू रिवर्स अपॉन डेल टी, और यहां पर वी। ध्यान रखना सीवी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे डेरिवेशन, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा आया। स्थिर आयतन पर उष्माधारिता क्या होती है? एंट्रोपी के, जब एंट्रोपी करेंगे तब आपको ये लिखनी है, सीवी इक्वल टू डी क्यू रिवर्स वी अपॉन डेल टी। उष्माधारिता क्या होती है? उष्माधारिता स्थिर दाब पर, पी का मतलब क्या? स्थिर दाब पर उष्माधारिता सीपी इक्वल टू डी क्यू रिवर्स अपॉन डेल टी, और यहां पर आप क्या लिखोगे? पी लिखोगे। यहां पर भी तो यहां पर भी पी, यहां पर भी तो यहां पर भी वी, ठीक है। और एक और चीज है अपने लिखी क्या बोले, जो डेल एस इक्वल टू क्या लिखा? डेल एस इक्वल टू अपने लिखा था डी क्यू रिवर्स अपॉन टी, डी क्यू रिवर्स इक्वल टू डेल टी, ये लिखा था। डी क्यू रिवर्स इक्वल टू डेल टी ये लिखा था अभी, है ना। डेल एस इक्वल टू ये डेल एस, या आप ये डी एस लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
है ना। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से आप एक काम कर सकते हो, डी क्यू रिवर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इस समीकरण से देखना, यहां से डी क्यू रिवर्स, वी स्थिर है, आप सीवी डेल टी नहीं लिख सकते क्या इसको, हाँ इसको अपन, मैंने कुछ नहीं किया, ये डी क्यू रिवर्स इसको एज इट इज रखा और टी को उधर भेज दिया, भेज सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गया, डी क्यू रिवर्स वी इक्वल टू सीवी डेल टी। इसी तरह इसके अंदर भी अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्स इजिकल टू सीपी इंटू डेल टी, है ना, ये लिख सकते हैं। ओके, ये चीज अपन लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये चीज है ना, ये चीज को अपन यहां पर लिखेंगे। मैं देखो एक बार डीएस को वापिस इधर लिख रहा हूं, डेल एस या डीएस, सुनना, या तो आप डेल एस लिख दो, मतलब सॉरी डीएस लिख दो, डेल एस लिख दो, ये आपकी क्या होगा, डी क्यू रिवर्स अपॉन टी, ठीक, ये फॉर्मूला था। अब देखो डी क्यू रिवर्स स्थिर आयतन पर ये लिखूंगा, स्थिर दाब पर ये लिखूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं स्थिर आयतन पर, किस पर बात कर रहे हैं, स्थिर आयतन पर बात कर रहे हैं। तो देखो डीएस इजिकल टू डी क्यू रिवर्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सीवी डेल टी अपॉन टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये डेल टी डीएस के नीचे आता है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डीएस अपॉन डी टी, सॉरी डीएस को भी ऐसे लिखेंगे अपन, डेल कर देंगे इनको, जब ये नीचे आता है ना तो डेल डेल आएगा, और ये किस पर निकल रहा है, स्थिर आयतन पर, इसलिए बी आएगा। थोड़ा सा आपके दिमाग में ऊपर से जा रहा है तो आप याद कर लेना, और तो क्या कर सकते हैं। और ये आ जाएगा आपके सीवी अपॉन टी, सीवी अपॉन टी। देखो क्या क्या वापस देना, डी क्यू रिवर्स का मान मैंने यहाँ पर लिख दिया, डी क्यू रिवर्स का मान कहां पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, है ना, यहाँ पर रखा। डेल टी जब इधर आएगा तो ये डी भी चेंज हो जाएगा और डेल भी चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, डेल में, और ये अब क्या होगा, इसका आपको अवकलन करना है, किसका, इसका अवकलन करना है। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, पूरा मिटा रहा हूं और ऊपर लिख रहा हूं इधर, आप इसको नोट्स मिल जाएंगे ना, उसमें से देख लेना एकदम सही से। डेल एस अपॉन डेल टी वी इजिकल टू सीवी टी, ठीक है। तो आप इसे क्या करो, आप कुछ इस तरह से इसको लिख दो, डेल एस इजिकल टू सीवी टी डी टी, और इंटीग्रेशन कर दो। इसका जो ताप लगेगा, ये डेल टी को किधर भेज रहे अपन, इधर भेज दिया ना, डी टी को किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, ताप हो जाएगा इसका T1 से T2। ताप इंटे जो लिमिट लगेगी वो कौन से का लगेगी, T1 से T2। तो डेल एस इजिकल टू सीवी एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा ln T2 अपॉन T1, ठीक है। डेल एस इजिकल टू क्या जाएगा, सीवी ln T2 अपॉन T1, इसको ln है लॉग में चेंज कर दो, तो डेल एस इजिकल टू 2.303 सीवी लॉग T2 अपॉन T1, ठीक है, T2 अपॉन T1। ये हो गया आपके, ये आपके हो गया इंपोर्टेंट। सुनना, ये नियम किसके लिए निकला, ये डेल एस एंड सीवी में संबंध, डेल एस एंड सीवी में संबंध, डेल एस एंड सीवी में संबंध मतलब एंट्रोपी परिवर्तन तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता में संबंध ही है, ठीक है। और अब आपको स्थिर दाब पर करने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखोगे, डेल एस इजिकल टू 2.303 सीपी लॉग T2 अपॉन T1, आप क्या लिखोगे, डेल एस इजिकल टू 2.303 सीपी लॉग T2 अपॉन T1, और ये किस में संबंध है, डेल एस एंड डेल पी में संबंध है, डेल एस एंड डेल पी में संबंध है। तो बस ये दो इक्वेशन थी, इसे आपको ये याद करनी पड़ेगी, है ना, पूछी हुई एक बार इसलिए बताना पड़ा, बाकी इतना इंपोर्टेंट नहीं लगी, लेकिन एक बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई है 3 नंबर में, तो आपको इस तरह से करना है ये वाली, ठीक है। मेन तो आपको वो शुरू के अंदर सीपी सीवी इजिकल टू क्या लिखना है, डी क्यू रिवर्स अपॉन टी, सीपी इजिकल टू डी क्यू रिवर्स अपॉन टी। अगर वी आ रहा है तो आपको स्थिर आयतन पर वी लिखना है, और पी आ रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर क्वेश्चन में से पी लिखना पड़ेगा। और बाकी जो है डेल एस का फॉर्मूला लगाना, डेल एस इजिकल टू डी क्यू रिवर्स अपॉन टी, डी क्यू रिवर्स की जगह वहां से मान उठाना है, पुटअप करना और फिर करना है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ऊष्मागतिकी की तृतीय नियम कहता है कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस, कौन से, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस या ठोसों की जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है
कि परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी कितनी होती है, शून्य होती है। वैसे ही जो आपके ठोस होते हैं उनकी एंट्रोपी कम होती है, लेकिन जब 0 केल्विन ताप होता है तो उनकी एंट्रोपी कितनी होती है, 0 होती है। और इसका गणितीय रूप कैसे होता है, इसका गणितीय रूप किस तरह से होता है, इसका गणितीय रूप होता है कि एस लिमिट टी टेंस टू 0 बराबर 0। मतलब यहां पर क्या होता है, ताप जब 0 होता है, परम केल्विन ताप यानी 0, परम केल्विन ताप क्या होता है, 0 डिग्री, 0 केल्विन, सॉरी 0 केल्विन को परम केल्विन ताप बोलते हैं ना। तो यहाँ पर टी टेंस टू 0 तो इसे अपन लिखते हैं एस 0 बराबर 0। एस 0 का मतलब कितना, 0 डिग्री से 0 केल्विन पर ताप है ना, तो वो कितना आपके 0 होता है। अब क्या होता है, अभी अपन पीछे संबंध पढ़कर आ रहे हैं, डेल एस सीवी और सीपी में संबंध पढ़ा था अपन ने। तो डेल एस इजिकल टू अपन ने क्या लिखा था, सीपी टी और dt। डेल एस इजिकल टू क्या लिखा, सीपी अपॉन टी dt। और सीवी में क्या लिखा था, यहाँ पर सीवी आ रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ताप में परिवर्तन होता है, इस जगह जो ताप में परिवर्तन होता है वो मैं कह रहा हूं आपको 0 केल्विन से टी केल्विन ताप में परिवर्तन होता है, 0 केल्विन से टी केल्विन ताप में परिवर्तन होता है। तो इसे आप कैसे करोगे, ds को अपन कैसे लिखेंगे, इसे मैं लिखूंगा एस टी, ताप में परिवर्तन एस टी से एस 0, ठीक है, एस टी से एस 0, ताप में परिवर्तन 0 से टी तक हो रहा है, तो मैंने लिख दिया टी से 0, इसे आप लिख दो ds, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन 0 से टी सीपी अपॉन टी dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ताप में परिवर्तन का एंट्रोपी में भी परिवर्तन होगा टी से 0 केल्विन पर। तो अभी अपन ने बात की, क्योंकि एस 0 कितना है, एस 0 उष्मागतिकी तृतीय नियम के तहत एस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एस टी बचेगा। एस टी इक्वल टू क्या आएगा आपके 0 से टी सीपी अपॉन टी और डी टी, सीपी अपॉन टी डी टी। तो ये आपके ये जो है ये फॉर्मूला, ये एस टी को अपन बोलते हैं परम निरपेक्ष एंट्रोपी, परम निरपेक्ष एंट्रोपी, परम निरपेक्ष एंट्रोपी। टी यानी देखो 0 केल्विन ताप फिक्स हो गया और टी कोई ताप फिक्स होगा, है ना। तो इस पर जो एंट्रोपी निकाली जाती है उससे अपन कौन सी एंट्रोपी कहते हैं, परम निरपेक्ष एंट्रोपी। तो आपके पूछा हुआ है निरपेक्ष एंट्रोपी किसे कहते हैं, तो फिर आपको ये इक्वेशन करनी थी, यहां से लेकर यहां तक करनी थी, फिर बताना एस टी इक्वल टू ये, इसे परम निरपेक्ष एंट्रोपी कहते हैं। ये ऐसी एंट्रोपी जो किसी एक निश्चित ताप पर निकाली जाती है उसे परम निरपेक्ष एंट्रोपी कहते हैं। इसकी परिभाषा और भी मैंने लिखी हुई है, देख लेना। अब अपने 2 टॉपिक और बचे, उनको जल्दी खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने हैं गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। आपकी देखो ये 2 परिभाषा आती रहती है, गिब्स ऊर्जा की परिभाषा आपसे पूछी जाती है और एक परिभाषा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की। तो पहले गिब्स ऊर्जा कर लेते, छोटी सी है, क्या किसे कहते हैं गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा के अंदर क्या होता है कि स्थिर ताप एंड दाब पर, स्थिर ताप एंड दाब पर, स्थिर ताप एंड दाब पर निकाय यानी जो तंत्र उसकी ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मतलब जब ताप और दाब स्थिर होता है तो उस समय निकाय की वह ऊर्जा जो कार्य में बदला जाता है, जिसे आवश्यक कार्य में बदला जाता है, ऊर्जा की वह मात्रा, मतलब एक क्या होना चाहिए, स्थिर दाब और दाब स्थिर होना चाहिए, उस पर निकाय जो आपका सिस्टम उसकी वह ऊर्जा की वह मात्रा जिसे कार्य में बदला जाता है, किसमें बदला जाता है, कार्य में बदला जाता है, वो क्या कहलाती है आपकी गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा क्या लिखोगे, तो स्थिर ताप व दाब पर निकाय की वह ऊर्जा जिसे उपयोगी कार्य में बदला जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और गिब्स मुक्त ऊर्जा एक अवस्था फलन है। कौन सा फलन है ये, अवस्था फलन है। अवस्था फलन यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती, पद पर निर्भर नहीं करती है। और इसके अंदर ध्यान रखना, आपके पूछा जाता है कि गिब्स ऊर्जा समीकरण, गिब्स ऊर्जा समीकरण। तो क्या होता है, गिब्स ऊर्जा क्या होती है, G इजिकल टू H माइनस TS। G यानी गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। H यानी एंथैल्पी, T यानी ताप और S यानी एंट्रोपी। ठीक, ये अपने अभी पढ़ा। तो H इजिकल टू क्या होता है, H इजिकल टू आपको पता है, एंथैल्पी इजिकल टू क्या था, E प्लस पीवी। एंथैल्पी इजिकल टू क्या होता है, E प्लस पीवी होता है। तो G इजिकल टू आप क्या लिखोगे, E प्लस पीवी माइनस TS। ये आपके गिब्स समीकरण, कौन से समीकरण है, गिब्स समीकरण। और एक आपसे पूछा जाता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन समीकरण, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन समीकरण, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन समीकरण। तो ये क्या होता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन समीकरण, इधर देखो
परिवर्तन का मतलब कि आपको इसमें डेल लगाना है। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। टी का आगे डेल क्यों नहीं लगा? क्योंकि अपन ने बात की है किस पर है, स्थिर ताप पर है। ताप स्थिर होगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का समीकरण। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होगा। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपके आती है कि गिब्स ऊर्जा की महत्ता यानी महत्व है, गिब्स ऊर्जा का महत्व है। तो कुछ नहीं, तीन बातें ध्यान रखनी है। डेल जी का मान जब जीरो से छोटा हो, डेल जी का मान जब जीरो हो, और डेल जी का मान जब जीरो से बड़ा हो। तीन मान है। महत्व के अंदर आपको तीन पॉइंट लिखना है। जब डेल जी का मान जीरो से छोटा, मतलब डेल जी का मान जीरो से छोटा। जीरो से छोटा क्या होता है? माइनस होता है। मतलब डेल जी क्या हो? जब नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव हो। तो जब डेल जी का मान नेगेटिव होता है तो प्रक्रम स्वतः होता है। प्रक्रम कौन सा होता है? स्वतः होता है। जब डेल जी का मान जीरो होता है तो जो प्रक्रम, मतलब ये क्या होता है? साम्य अवस्था में होता है। प्रक्रम कहां पर होता है? साम्य अवस्था में होता है। और जब डेल जी का मान जीरो से बड़ा हो, मतलब जीरो से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव संख्या 1 2 3 4, तो ये क्या होगा? आपकी जो प्रक्रम होगा वो क्या होगा? अस्वतः होगा। बस ये आपको ध्यान रखना था। डेल जी जीरो से छोटा तो प्रक्रम स्वतः होगा, जीरो हो तो साम्य अवस्था में होगा, और डेल जी का मान जीरो से बड़ा हो तो प्रक्रम अस्वतः होगा। अब अपने एक लास्ट टॉपिक बचा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, वो कर लेते हैं। अब आपके लास्ट टॉपिक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आ जाओ तो ठीक है, यहाँ हो तो इक्वेशंस याद कर लेना, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अंदर क्या होता है कि आपके पास में कोई निकाय है, कोई तंत्र है ना, कोई तंत्र है। तो उस तंत्र की क्या होती है कि टी ताप पर तो उसकी मुक्त ऊर्जा जो होती है वो जीवन है। मुक्त ऊर्जा की बात की थी, जीवन है ना, इसे जीवन से दर्शाते हैं। और अगर इसके अंदर क्या करते हैं? इसे dt ताप देते हैं, ताप में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। तो ताप में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर इसकी मुक्त ऊर्जा वो कितनी हो जाती है? वो बदल जाती है। मुक्त ऊर्जा क्या होगी? बदल जाएगी। और वो टी ताप पर ऊर्जा कितनी है? जीवन है। और dt ताप पर इसकी जो मुक्त ऊर्जा वो परिवर्तित होकर जीवन से डेल जी जीवन और डी जीवन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? टी ताप पर ऊर्जा कितनी है? जीवन है। और डी मतलब थोड़ी सी ताप में वृद्धि करने पर या मतलब परिवर्तन करने पर इसमें जो मुक्त ऊर्जा होती है वो जीवन से कितनी हो जाएगी? डी जीवन हो जाएगी, क्योंकि ताप की थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो इसके अंदर आपको क्या करेंगे? ताप में परिवर्तन करेंगे तो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से याद रखो कि डेल जीवन होगा वो बराबर होगा माइनस S1 dt के। आप इसको याद रख लो, इनको छोड़ो। मतलब कोई निकाय है जिसके अंदर ताप में परिवर्तन किया, ताप में परिवर्तन करने से उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ, तो मुक्त ऊर्जा में जो संबंध होगा वो होगा डेल जी वन इज इक्वल टू माइनस S1 dt। और इसी प्रकार डेल जी टू वो होगा आपके माइनस S2 dt। ठीक है, डेल जी वन इज इक्वल टू माइनस S1 dt और dg क्या हो जाएगा? माइनस S2 dt। ये दो इक्वेशन याद कर लेना आप, है ना। आप क्या लिखोगे? आपके कोई तंत्र है जिसमें टी ताप पर ऊर्जा जीवन थी, टी ताप पर ऊर्जा जीवन थी, ताप में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर मुक्त ऊर्जा जीवन प्लस डी जीवन हो जाती है। तो इसका एंट्रोपी, ताप और मुक्त ऊर्जा में संबंध अपन निम्न प्रकार से लिखते हैं, डी जीवन इज इक्वल टू माइनस S1 dt। और जब ताप T1 था तो इतना था, जब ताप इसका ताप और बढ़ाते हैं तो मुक्त ऊर्जा क्या हो जाती है? टी पर ही क्या हो जाती है? G2। और फिर इसके अंदर ताप में वृद्धि करते हैं, मतलब T प्लस dt करते हैं, ताप में थोड़ी सी परिवर्तन, तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन G2 प्लस dG2 हो जाता है। तो ये वाली चीज आपको याद नहीं रखनी, ये वाली आप क्या सीधा दो इक्वेशन ध्यान रख लेना। बस थ्योरी लिखो तो क्या लिखोगे? थ्योरी लिखो तो आप लिख देना कि कोई निकाय है जिसकी टी ताप ऊर्जा जीवन थी, इसे ताप में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। तो इसे निम्न प्रकार से लिखता है dG1 इज इक्वल टू माइनस S1 dt, इसी प्रकार dG2 इज इक्वल टू माइनस S2 dt। ठीक है, अब आपको पता है ये एक समीकरण, ये दो समीकरण, 2 माइनस 1 कर दो, आप 2 माइनस 1 कर दो। तो आप इसे 2 माइनस 1 करोगे तो इस तरह से लिखोगे dG2 माइनस dG1 माइनस S2 dt माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये चलो इसको इसलिए माइनस S1 dt। इतना नहीं करना आपको, यहाँ से d कॉमन ले लो, G2 माइनस G1। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस S2 dt प्लस S1 dt। ठीक है, G2 माइनस G1 क्या होगा? इसे आप लिख सकते हो डेल जी लिख सकते हो, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन ही तो ये। ठीक है, इसे आप क्या लिखो? यहाँ से माइनस dt कॉमन ले लेना और बचेगा आपके S2 माइनस S1 बचेगा। मैंने यहाँ से माइनस dt कॉमन लिया, देखो dt कॉमन और माइनस कॉमन लिया तो S2 माइनस S1 बचेगा।
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी डेल जी बराबर माइनस डेल एस और डेल टी एस टू माइनस एस वन को क्या लिख दिया, डेल एस लिख दिया। अब देखो इसको कैसे लिख रहा है मैं, डेल जी डेल टी को नीचे बराबर माइनस के डेल एस। ठीक है, ये मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण हो, तो ये तो आपको करनी इक्वेशन ही करनी इसके अंदर है ना, थ्योरी मत लिखना प्लीज। ये हो गया। और अगर ये पूरा परिक्रम, क्योंकि ताप में तो परिवर्तन हो रहा है, तो दाब क्या होगा, स्थिर होगा। दाब क्या होगा, यहाँ पर स्थिर होगा, दाब स्थिर, और दाब स्थिर होगा तो अपने से डेल डी जी अपॉन डी टी पी बराबर माइनस डेल एस लिख सकते हैं। डी किस में चेंज हो जाएगा, डेल में, जब स्थिर हो तो, है ना, दाब स्थिर है तो डेल में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है कि अभी पहले लिखा डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहां से डेल जी माइनस डेल एच इक्वल टू माइनस टी डेल एस। क्या हुआ, यहां से मैंने डेल एच को मैं इधर ले आया। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल एच को इधर रख रहा हूं, टी का भाग दे रहा हूं इस पूरी समीकरण में। तो देखो माइनस डेल एस इक्वल टू डेल जी माइनस डेल एच अपॉन टी। क्या किया भाई, ये डेल एस और ये माइनस, ये तो एच रहा इस टी का, ये जो टी है मैंने इधर भाग दे दिया, है ना, डेल जी और डेल एच के नीचे भाग दे दिया। ये समीकरण बनी आपके। ठीक है, अब देखो ये डेल एस का मान यहां पर पुटअप करेंगे, डेल एस का मान यहां पर पुटअप करेंगे, तो देखो आपकी क्या बनेगा, ये पुटअप करने पर यहां पर, तो देखो डी डेल जी अपॉन डेल टी पी, डेल एस की जगह आप क्या लिखोगे, डेल जी माइनस डेल एच अपॉन टी। ठीक है, अब क्या करें, इस टी को मैं इधर भेज रहा हूं, ये टी इससे गुणा हो जाएगा, तो देखो डेल जी माइनस डेल एच इक्वल टू टी डेल जी डी टी डेल टी और अपॉन ये इधर पी, दाब स्थिर है, कुछ नहीं किया, देखो टी को इधर भेज दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, एच को भी इधर भेज रहा हूं, तो डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी पी। और ये आपके समीकरण है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, बहुत बेकार है ये वाली समीकरण। डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल जी डी टी प्लस पी। वैसे क्या होता है, ये इक्वेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताई, इससे पहले आपकी क्या होती है, दो डेरिवेशन और आती है, जिसके अंदर अभी मैं आपको बता रहा था ये कि मतलब ताप में वृद्धि करने पर जीवन था, तो वो ताप में वृद्धि करने पर हम अपन dt लिख रहे थे, मतलब सॉरी ऐसे लिख रहा था मैं, t ताप पर जीवन थी तो t प्लस dt पर g प्लस dt वन हो रही थी। इसके लिए भी एक समीकरण ही है, मतलब इक्वेशन है, करना पड़ेगा, तो उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको इसके अंदर थोड़ी सी स्टेप से ध्यान रख लेनी है। तो ये आपकी अब थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट है। तो इसके अंदर देखो एक बार मैं आपको वापिस बता देता हूँ, 4 वीडियो बनी है, चारों वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको जो नोट्स दिए उसके पहले पेज पे लिख दिया। तो अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे उष्मागतिकी के तीनों नियम, शून्य नियम तो छोड़ देना, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम इंपॉर्टेंट है, प्लस कार्नोट चक्र आज जो पढ़ा, आज जो वीडियो के अंदर जो भी पढ़े वो सभी इंपॉर्टेंट थे। कार्नोट चक्र इंपॉर्टेंट था, आपकी एंट्रोपी इंपॉर्टेंट थी, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, गिब्स समीकरण इंपॉर्टेंट है, और एक वो संबंध अपन ने पढ़ा था, कौन सा, सीपी और सीवी में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एंट्रोपी का भौतिक महत्व। ये ऐसे कुछ 12 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना, एक बार वीडियो देख लो, चारों वीडियो वापस देख लो और नोट्स देख लो, तो इनसे आपके 20 से 20 नंबर तक के सवाल कंपेयर हो, मतलब हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगे।